हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का माइनर टेस्ट एक एनालिसिस जो आपका 12 जनवरी 2024 को होता। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। ये आपका सत्य कथन है। जो अभाज्य संख्या है उसके दो गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो गुणनखंड? एक तो वह संख्या स्वयं होती है और एक एक होता है। स्वयं और एक क्या हो गया, दो गुणनखंड हो गए अभाज्य संख्या की। समअभाज्य संख्या का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड दो होता है। ये भी आपका सत्य कथन है। विषम संख्या का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड सदैव तीन होता है। सदैव तीन नहीं होता है, यह आपका असत्य कथन है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड सदैव संख्या स्वयं होती है। ये भी आपका सत्य कथन है। तो आपको असत्य कथन पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है आपकी। ठीक है। विषम संख्या का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। जो आपकी विषम संख्या होती है, अभाज्य गुणनखंड है सबसे छोटा वह संख्या स्वयं होती है। स्वयं होती है। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, एग्जाम्पल के लिए 5 ले लो, तो 5 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी इसकी? 5 हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपका। दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में हम याद कर सकते हैं केवल और केवल एक परिमेय संख्या नहीं, केवल दो परिमेय संख्या नहीं, केवल 10 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या याद की जा सकती है। दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है आपका, √2 और √7 के बीच परिमेय संख्या है। देखो, √2 और √7 के बीच में परिमेय संख्या पूछी है। तो √2 का मान क्या होता है? √2 का मान होता है 1.414 और √7 का मान क्या होता है? 2.646। ठीक है। तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 तो अपरिमेय संख्या है, तो कैंसिल हो जाएगी। ये इस अंतराल से बड़ी है, तो ये नहीं होगी। तो बच्चा क्या आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिमेय संख्या बीच की? 2.432 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, परिमेय संख्या 33/2 का स्क्वायर इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होता है। कितने दशमलव के बाद स्थान के बाद समाप्त होता है? तो देखो, इस क्वेश्चन को किस हिसाब से करते हैं हम। देखो, हमें दे रखा है 33/2 इंटू 5। तो नीचे हमें 10 बना लेते हैं। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 5 से गुणा करेंगे और ऊपर भी क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो ये संख्या वापस आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देखो, आपका 5 3 15 और 5 3 15 1 16, 165/2 इंटू 5/2। तो ये क्या हो जाएगा? 165/10, 10 जगह 5 दूनी 10, 10/2, यानी 165 कितना हो जाएगा? 100। तो ये क्या हो जाएगा? 1.65। कितने दशमलव प्रसार के बाद रुक जाता है? 2 पॉइंट के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 दशमलव स्थान। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 5 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.003 प्लस डैश अनंत तक हमें संख्या दे रखी है। तो देखो, इसका हल क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमें दे रखा है 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 प्लस एंड यूनिट। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ? 3/10 प्लस इसको क्या ले सकता हूँ मैं? 3/100 प्लस इसको क्या ले सकता हूँ मैं? 3/1000 प्लस इसको क्या ले सकता हूँ मैं? 3/10,000 प्लस एंड सोन इन्फिनिटी। ऊपर से मैं 3 को ले लूँ तो क्या बचेगा? 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस एंड सोल इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया? आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन गई। तो 3 इंटू 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस टू एंड सोल। ये क्या है? आपकी जीपी। तो अनंत पदों की श्रेणी के लिए जीपी का योग का सूत्र क्या होता है? SN बराबर A/1 - R होता है।
तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा 1/10 और आर बराबर क्या हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से एस एन क्या आ जाएगा 3 कोष्टक ए का मान 1/10 अपॉन 1 माइनस आर का मान भी 1/10। तो यहाँ से क्या बनेगा देखो 3 कोष्टक 1/10, 10 में से गया तो कितना बचेगा बटा 9/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3/9। तो क्या हो जाएगा 1/3 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 6 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आपका किन्हीं 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में प्रथम 4 का गुणनफल 5005 है तथा अंतिम 4 का गुणनफल 17017 है, तब इन पांचों संख्याओं का योग होगा। तो माना मैंने अभाज्य संख्या मान लेते हैं 5 अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी P1 P2 P3 P4 और P5 मान लेते हैं। प्रथम 4 का गुणनफल दे रखा है, तो प्रथम 4 का देखो एक बार, प्रथम 4 का गुणनफल क्या दे रखा है P1 P2 P3 और P4 का कितना दे रखा है हमें 5005। और अंतिम 4 का गुणनफल यानी P2 P3 P4 और P5 का गुणनफल कितना दे रखा है हमें 17017। ठीक है, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। 2 में 1 का भाग देते हैं, 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा देखो P2 P3 P4 P5 अपॉन ये हो जाएगा P1 P2 P3 और P4 बराबर 17017 अपॉन 5005। यहाँ से ऊपर से 17 कॉमन लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 1001, नीचे से 5 कॉमन लो तो क्या बचेगा आपका 1001। तो 1001 से 1000 के कैंसिल हो जाएगा, P2 से P2 कैंसिल हो जाएगा, P3 से P3 कैंसिल हो जाएगा, P4 से P4 कैंसिल हो जाएगा। P5 बटा P1, P5 कितना आ जाएगा आपका 17 और P1 कितना आ गया 5, यानी पहली अभाज्य संख्या कितनी आ गई 5 और पांचवी अभाज्य संख्या कितनी आ गई 17 आपकी। अब देखो पहले देखो संख्या क्या दे रखी है हमें, P5 बराबर तो कितना आ गया आपका 17 और P1 बराबर कितना आ गया 5। तो पहले अभाज्य संख्या देखो क्या दे रखी है हमें 5005 है, तो पहले इस अभाज्य संख्या में 5 दे रखी है तो भाग दो 5 का तो क्या हो जाएगा 1001। ठीक है, अब 7 का भाग जाएगा, इसमें 7 का भाग जाएगा कितना बचेगा आपका 143 और फिर 11 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा आपका 13 और फिर 13 का जाएगा। तो सभी अभाज्य संख्या आ गई, तो P1 तो आ गया आपका 5, P2 आ गया आपका 7, P3 अभाज्य संख्या तीसरी अभाज्य संख्या की 11 और P4 आ गया आपका 13 और P5 आ गया 17। तो 5 अभाज्य संख्या आ गई क्रमबद्ध 5 7 11 13 और 17। हमें पूछा है योग, हमें क्या पूछा है योग पूछा है, तो इनका योग जोड़ो 5 + 7 + 11 + 13 + 17, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 53। यह हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपका, सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, हमें दे रखा है √27। तो √27 को हम क्या ले सकते हैं 9 × 3, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3√3। इसको किससे गुणा करें, ऑप्शन में देखो √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 3 × 3 = 9, क्या आ गई आपकी प्राकृत संख्या आ गई, प्राकृत संख्या आ गई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, √3 से गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 8 क्या है आपका, 11466 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, देखो 11466 है, सबसे पहले 2 का भाग दो तो कितना आएगा देखो 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और 3 2 3 6 और 2 3 6 5733। अब 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का जाएगा, 3 एकम 3 3 हम 27 3 एकम 3 3 एकम 3 1911, फिर से 3 का जा रहा है कितने बार 36 18 3 3 9
11 में 3 गया, 2 बचेगा, 7 बचे 21, तो 21 में 7 21, 7 बार गया। ठीक है, 637 में अब 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 7 का जाएगा। 7 नम 63 और 7 एकम 7 91। फिर से 7 का जा रहा है, तो कितने बचे आपकी 13 बार, 13 संत 91, तो क्या बचेगा 13 1। तो अभाज्य संख्या कितनी आ गई आपकी 2 3 7 और 4। विभिन्न अभाज्य संख्या पूछी थी आपकी, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी थी। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2 3 7 और 13। तो कितने हो गई संख्या 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 9 क्या है आपका। एक्स का मान याद कीजिए, हमें दे रखा है 2 की पावर 3x बराबर 8 की पावर 2x प्लस 1। तो देखो 2 की पावर 3x बराबर, इसको क्या ले सकता हूँ, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 2 3 2x प्लस 1। तो 2 की पावर 3x बराबर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6x प्लस 3। तो बराबर है, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 6x प्लस 3। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, 3 को ले जाऊंगा तो माइनस का 3, और 6 में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 3x। तो x बराबर क्या बचेगा आपका माइनस का 1। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन x के बराबर है, हमें x के बराबर देगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, रूट एक्स क्यूब की पावर 2/3। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, x और रूट 3 है तो 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका x बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, यदि 2 की पावर 1998 माइनस 2 की पावर 1997 माइनस 2 की पावर 1996 प्लस 2 की पावर 1995 बराबर के डॉट 2 की पावर 1995 है, तो हमें दे रखा है, देखो क्या दे रखा है हमें, 2 की पावर 1998 माइनस 2 की पावर 1997 माइनस 2 की पावर 1996 प्लस 2 की पावर 1995 बराबर दे रखा है हमें के गुणा 2 की पावर 1995। तो इस पूरे समीकरण में से 2 की पावर 1995 कॉमन ले लो। 1995 कॉमन गए तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 3 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 2 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बराबर के इंटू 2 की पावर 1995। तो इस 2 की पावर 1995 से ये 2 की पावर 1995 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा आपका 8 माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर के बचा यहाँ पर। तो 8 8 1 9 9 माइनस 6 बराबर के। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, के बराबर 3 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है आपका। निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है। तो कौन 1 के बराबर है, 2 की पावर 0 क्या, देखो 1 की पावर 0 हो तो हमेशा क्या होती है 1 होती है। अब ये क्या हो जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा, तो 1 के बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 3 की पावर 0 का मान 1 होता है, 4 की पावर 0 का मान 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1। ये आपको पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा दोनों। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, गुणनफल रूट 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 32 की पावर 1/12 दे रखा है हमें क्या देगा 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 32 की पावर 1/12 दे रखा है। तो 32 को क्या ले सकता हूँ मैं, 32 को ले सकता हूँ 2 की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5/12। ठीक है, आधार समान है तो घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जोड़ो, 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5/12 बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 12 लघुत्तम ले लें, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12 4 प्लस 3 प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 12/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बच्चे क्या आपका 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या है आपका, 81 की पावर -2 की पावर है 1/4। हमें दे रखा है
81 की पावर -2 की पावर दे रखा है हमें 1/4। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/81 की पावर 1/2। 81 की पावर क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/4। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 81 की पावर 2/4, 2 दूनी 4। तो ये क्या हो जाएगा 81 का रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका। क्वेश्चन 15 क्या दे रखा है आपका। 2 अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 3 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है या उनके अंकों के अंतर को 6 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है। तो वह संख्या कौन सी है। तो माना 2 अंकों की वह संख्या कौन सी है x और y है। x और y है, ये x y है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी पहली कंडीशन देखो इन दोनों के योग को यानी x प्लस y के योग को 3 से गुणा कर +1 करने पर प्राप्त होती है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है हमें सेकेंड कंडीशन दे रखी है ये संख्या है x और y इन दोनों के अंतर को यानी 3 y माइनस एक्स प्लस 6 से गुणा कर रहा है 3 से नहीं 6 y माइनस एक्स प्लस 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो ये संख्या प्राप्त होती है तो ये बराबर होगा। तो बराबर होगा तो इसको कैसे चेक कर लेंगे हम ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन से चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन नंबर 2 ही ले लो। ऑप्शन नंबर 2 देखो क्या है 13 दे रखा है ठीक है। तो चेक करो पहली कंडीशन 13 बराबर 3 क्या देखा एक्स क्या आ गया आपको 1 प्लस वाई क्या आ गया 3 प्लस 1। तो ये क्या हो गया देखो 3 और 4 प्लस 1 तो 4 3 12 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 13। तो संतुष्ट कर रहा है। दूसरे शर्त में देखो 13 6 वाई का मान कितना माना 3 माइनस एक्स का मान कितना माना 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा देखो 6 2 प्लस 1 तो यहाँ से कितना होगा 6 दूनी 12 प्लस 1 बराबर 13। तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ये मैथ के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका करंट से संबंधित है। 16 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के संदर्भ निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। इस योजना की अवधि 2019-29-30 तक रहेगी। यह आपका गलत कथन है। 2029-30 तक नहीं रहेगी। कब तक रहेगी 2028-29 तक। ठीक है पहली बात तो ये हो गई। इसका लक्ष्य 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह आपका सत्य कथन है। इसका कार्यान्वयन 4 घटकों के माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका 2 और 3 सत्य है। तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखो आंसर तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ये योजना शुरुआत कब हुई थी। इस योजना की शुरुआत हुई थी इसकी 9 अगस्त 2024 को। 9 अगस्त 2024 को। कितने करोड़ बजट है इसका। बजट कितना है ये भी पूछा जा सकता है। कितना बजट है इसका 2.30 लाख करोड़। ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है सूची फर्स्ट दे रखी है हमें रामसर स्थल। सूची सेकंड दे रखा है हमें राज्य। देखो नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और कासुवेली पक्षी अभ्यारण्य और तवा जलाशय राज्य दे रखे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो नंजराई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कासुवेली पक्षी अभ्यारण्य भी काम आपका तमिलनाडु में है। 1 भी 2 में है और 3 भी 2 में है और तवा आपका मध्य प्रदेश में है। तो आंसर क्या आपका 2 3 2 ऑप्शन नंबर 4 तो आंसर हो गया। ठीक है अब देखो भारत में वर्तमान रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी टोटल। भारत में रामसर स्थलों की टोटल कुल संख्या अब कितनी होगी 85। टोटल कितनी होगी 85। सबसे अधिक रामसर स्थल कौन से राज्य में है। सबसे अधिक रामसर स्थल आपके किस में तमिलनाडु में है। कितने 18। तमिलनाडु में कितने 18। और सेकंड नंबर पर कौन है आपका यूपी। यूपी में कितने आपके 10। ठीक है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बनता है। क्या बनता है यहाँ पर कि 2014 से 2024 तक रामसर स्थलों की सूची में कितनी नई आर्द्र भूमि जोड़ेगी। देखो 2014 से 2024 तक ठीक है नई आर्द्र भूमि
जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई आपकी? 59। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन में किसी भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? या मणि कृष्णमूर्ति को, या साधना सक्सेना को, या पर्वतनेनी हरीश को, या गोविंद मोहन को? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, पर्वतनेनी हरीश को। ठीक है, ये चुना गया है आपका। ये कौन है? आपके 1990 के आईएएस अधिकारी हैं, बैच के आईएफएस अधिकारी। आईएफएस अधिकारी हैं। और इन्होंने किसके बाद स्थान, इनके पहले कौन थे? इनसे पहले कौन थे? इनके पहले थे आपके रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज है इनकी सेवानिवृत्ति के बाद। ये पद धारण किसने किया? आपके पर्वतनेनी हरीश ने। ये तो हो गया पर्वतनेनी हरीश के बारे में। अब देखिए इंपॉर्टेंट बनता है आपका साधना सक्सेना। साधना सक्सेना कौन है? ये भारतीय सेना में है ना, अभी भी नियुक्त हुई है भारतीय सेना में। पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनी है। कौन बनी है आपकी? पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त हुई है। और इससे पहले सशस्त्र बल के हॉस्पिटल में रह चुकी है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका? 19 है आपका, पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किसे किया गया? जो आपका विज्ञान रत्न पुरस्कार है 2024 का, वो किसे प्रदान किया गया है? धीरज मोहन बनर्जी को, या गोविंद राजन पद्मनाभन को, आशुतोष पांडे को, या अनिल एकर्षि को? तो ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर 2, गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है। तो ये कौन से वैज्ञानिक है? आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के वैज्ञानिक है ये आपके। आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान वैज्ञानिक है। ठीक है। ये तीन आप देखो, एक दिया गया था आपका विज्ञान श्री पुरस्कार। विज्ञान श्री कितने वैज्ञानिकों को दिया गया था? ये पूछा जा सकता है आपका 13 वैज्ञानिकों को। एक विज्ञान युवा पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? ये दिया गया था आपका 18 वैज्ञानिकों को। और एक इम्पोर्टेंट पूछा गया था आपका विज्ञान टीम पुरस्कार, ये भी पूछा जा सकता है, विज्ञान टीम पुरस्कार। ये जो आपकी चंद्रयान 3 की टीम थी, चंद्रयान 3 की टीम को मिला है। जो पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो आपको पहला ही है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी आपकी जनवरी 2024। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका? ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों व उनके खेल के संबंध निम्न युगों पर हमें विचार करना है। खिलाड़ी दे रखे हैं और खेल दे रखे हैं। मनु भाकर 10 मीटर एयर राइफल से, यह आपका सही है। सौ पिनल कुशाल 50 मीटर पिस्टल 3 पोजीशन, पिस्टल से नहीं थे ये, किसे थे आपके? राइफल। राइफल में 3 पोजीशन पर रहते हैं। अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर पिस्टल, और निशा दहिया कुश्ती। तो निशा दहिया किसे नहीं थी आपकी? और अर्जुन बबूता ये भी आपके एयर पिस्टल से नहीं थे, किसे थे आपके? राइफल से थे। तो आपका 2 और 3 गलत है, तो 1 और 4 सही है। तो 1 और 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से, जो अर्जुन बबूता है कौन से स्थान पर रहते? अर्जुन बबूता आपको 4थे स्थान पर रहते, 4थे स्थान पर रहते। आप देखो इंपॉर्टेंट कौन सा आपका? मनु भाकर वाला भी इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते थे। एक तो आपका 10 मीटर एयर राइफल में, पिस्टल में, और इसमें स्कोर क्या रहता है इनका?
इनका स्कोर आता है आपका 221.7। दूसरा कांस्य पदक जीता था इन्होंने जोड़ी के रूप में। और जोड़ीदार कौन था इनका? इनका जोड़ीदार था आपका सरबोज सिंह। और किस जोड़ी को हराया था इन्होंने? पराजित किसको किया था? पराजित किया था ये दक्षिण कोरिया की जोड़ी को। और इम्पोर्टेंट है जो मनु भाकर है, ये इनका गांव तो हरियाणा है, राज्य तो हरियाणा से था। एकमात्र महिला है ये जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, 2 पदक जीते हैं। ठीक है। और ये आपका दूसरा ऑप्शन था सर्पिन कुसाले। ठीक है, 3 पोजीशन में रहते हैं। इन्होंने भी कौन सा पदक जीता था? आपका कांस्य पदक जीता था राइफल में, कांस्य पदक जीता था इन्होंने। और इनका स्कोर आता है आपका 451.4। सर्पिनल कुसाले। तो आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका? भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल किसके द्वारा विकसित की गई है? ICMR व भारत बायोटेक द्वारा, ICMR व जाइडस कैडिला द्वारा, ICMR व पेनेसिया बायोटेक द्वारा, भारत बायोटेक व पेनेसिया बायोटेक द्वारा। तो ये पहली डेंगू वैक्सीन है वो जारी की गई है आपकी ICMR व पेनेसिया बायोटेक। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। तरंग शक्ति अभ्यास 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तरंग शक्ति अभ्यास है वो किससे संबंधित है? आपकी वायुसेना से संबंधित थी, वायुसेना से संबंधित है। और ये सबसे बड़ा अभ्यास था, सबसे बड़ा अभ्यास। तो देखो पहला कथन क्या दे रखा है? यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। यह आपका सत्य कथन है। इस अभ्यास का प्रथम चरण 6 अगस्त से 14 अगस्त 2024 तक सुलार तमिलनाडु में आयोजित हुआ। यह भी आपका सत्य कथन है। तो सही कथन पूछा तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा आपका। इसका दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? देखो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था इसका 29 अगस्त से 14 सितंबर 2024 तक चला था ये। ठीक है। और इसमें 30 देशों की वायुसेना ने भाग लिया था। कितने देशों की? 30 देशों की वायुसेना ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है? ये अभ्यास चलाता है, इसमें क्या होता है? आपकी तीनों सेना है अपनी, थल वायु और जल सेना है। तीनों सेना के जो उप प्रमुख है, उप प्रमुख है, ये पहली बार स्वदेशी लड़ाकू विमान, अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान है कौन सा? तेजस, एक साथ उड़ान भरी थी। एक साथ बैठ के तीनों ने तेजस में उड़ान भरी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार हुआ था ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। पहला कथन दे रखा है, इस योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह आपका सत्य कथन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से वहन किया जाएगा। ये भी आपका सत्य कथन है। किसे किया जाएगा? आपका समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से किया जाएगा। इस योजना के तहत गंभीर व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये भी आपका सत्य कथन है। तो प्रयत्न में से कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। राजस्थान में टाइप ए डायबिटीज से बचाव के लिए किनके द्वारा संयुक्त रूप से मिशन मधुहारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? पहले तो ये आंसर हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। मिशन मधुहारी कार्यक्रम है वो किस पेशेंट के लिए चलाया जा रहा है? डायबिटीज पेशेंट के लिए चलाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या NHM व हेमा फाउंडेशन द्वारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग NHM व किंटल फाउंडेशन द्वारा, केंद्रीय चिकित्सा मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग राजस्थान व वेदांता फाउंडेशन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान NHM व वेदांता फाउंडेशन द्वारा। तो चॉइस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व NHM व क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा ये चलाया जा रहा है। कौन सा मिशन? मिशन मधुहारी कार्यक्रम, मधुहारी कार्यक्रम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका?
25 आया था आपका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को निम्न में से कौन से 3 भागों में बांटा गया है? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में बांटा गया, समर्थ आंगनवाड़ी या पोषण 2.0, मिशन शक्ति या मिशन संबल या मिशन वात्सल्य। तो समर्थ आंगनवाड़ी पोषण में नहीं बांटा गया, मिशन शक्ति में बांटा गया, मिशन संबल में नहीं बांटा गया, मिशन वात्सल्य में बांटा गया। तो कौन सा होगा? 1, 3 और 5। 1, 3, 5 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नोट लगा के लिख लो। नोट में क्या देखो, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान है, इनके तहत है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। कौन से राज्य में लागू नहीं है? आपके कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या आया था आपका? 26 आया था अपना, निम्न में से किस ना से रावचंद्र सेन को नहीं जाना जाता है? हिस्ट्री स्टार्ट हो गई आपकी राजस्थान की। विस्मत राय के रूप में जाना जाता है, बुल्ला विस्तार राजा के रूप में भी जाना जाता है, प्रताप का अग्रगामी के नाम से भी जाना जाता है, राठौड़ों का यूलिसियस के नाम से नहीं जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यूलिसियस के नाम से किसे जाना जाता है? फिर वीर दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है, वीर दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका? प्रतात्विक अवशेष व संबंधित सभ्यता स्थल में सही सम्मिलित करना है हमें। धूप में पकाई ईंटें आर्ट से प्राप्त हुई है, सही कथन है। सलेदार बर्तन आपके गणेशर से प्राप्त हुई, ये भी सही कथन है। बौद्ध मठों की साक्ष्य बेराट से प्राप्त हुई, ये भी आपका सही कथन है। सत्यकूट पूछा है तो सत्यकूट 1, 2, 3 तीनों सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। अब देखो थोड़ा थोड़ा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। जो आड़ है आपकी, आड़ का सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में किसने की थी? आपकी अक्षय कीर्ति व्यास ने। खोज किसने की थी? आपकी अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ठीक है। व्यापक उत्खनन किसने किया था? आड़ में व्यापक उत्खनन है, आड़ में व्यापक उत्खनन किया था आपका 1956 में आर सी अग्रवाल ने। आर सी अग्रवाल ने किया था। और 1961-62 में एस टी साकिलिया साहब ने हसमुख धीरजलाल एस टी साकिलिया ने किया था। ठीक है। ये तो आर्ट्स ताम्रयुगीन की सभ्यता है यार। गणेशर देखो, गणेशर की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम गणेशर की खोज है वो की थी आपकी 1977 में आर सी अग्रवाल ने। ठीक है। फिर 1978 को में इसकी खोज खुदाई किसने की? विजय कुमार ने, विजय कुमार। तीसरा दे रखा आपका बेराट, बेराट से पूछा जाता है उत्खनन बेराट। तो बेराट की खोज 1936-37 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी। फिर 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी आए थे और उनके साथ में एक और आए थे कैलाशनाथ दीक्षित। बनर्जी के साथ एक और कौन आए थे? आपके कैलाशनाथ दीक्षित, दीक्षित आए थे। और इनके बाद में आए थे कौन? एम.एन. देशपांडे। बेराट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य जाना जाता है आपका प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है, प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 28 आता है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो पहले तो यह होना चाहिए खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपको ये याद होना चाहिए। ये हुआ था आपका 17 मार्च 1527 ईस्वी को। मोहम्मद गौरद्दीन भी संघा के साथ थे, राव उदय सिंह भी संघा के साथ थे, असंका मेवाती भी संघा के साथ थे और गोकुलदास परमार भी संघा के साथ थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन आएंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 मार्च 1527 को संघा और बाबर के बीच लड़ा गया था, बाबर। और इसमें विजय कौन रहा? आपका बाबर रहा।
कारण क्या था? बाबर की एक तो तोपखाना, वह तुलगमा पद्धति। बाबर के तोपची कौन थे? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तोपची कौन थे? ये थे एक तो मुस्तफा और दूसरे कौन थे? अली। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका। राज सिंह को किस मुगल शासक ने शमशाबाद व नूरपुर की जागीर प्रदान की? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? ये की थी आपके 1604 ईस्वी के अंदर, 1604 ईस्वी के अंदर। तो इसके साथ साथ एक उपाधि भी दी थी। उपाधि क्या दी थी आपकी? राय की उपाधि। ये भी किसने दी थी? अकबर ने दी थी राज सिंह को 1604 ईस्वी में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि 23 क्या आता होगा। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में, या शाहबाज खान के नेतृत्व में, या अब्दुल रहीम खानखाना के नेतृत्व में, या मान सिंह कच्छावा के नेतृत्व में? तो किसके नेतृत्व में जाता? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजा था। कब भेजा था? आपका 1584 के अंदर अंतिम अभियान था। 1584 में गए और क्या हुआ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, मांडल भीलवाड़ा या मांडलगढ़ भीलवाड़ा, इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर आप क्या बनी हुई? इनकी छतरी बनी हुई है। ये पूछा जा चुका है। छतरी कितनी खंभों की? आपकी 32 खंभों की। मानसिंह कच्छावा आपके हल्दीघाटी में थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका। राणा सांगा ने के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम बताना है। तो सही कालक्रम पूछा जाता है राणा सांगा। देखो खातौनी की लड़ाई है, ये लड़ी गई थी आपकी 1517 के अंदर। सांगा थे, और सांगा के खिलाफ कौन थे? इब्राहिम लोधी थे, इब्राहिम लोधी। दूसरा दे रखा है बयाना की लड़ाई। बयाना की लड़ाई कब लड़ी गई थी आपकी? बयाना की लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1500 फरवरी 1527 में। ये सांगा और बाबर के सेनापति कौन थे? मेहंदी ख्वाजा के मध्य लड़ी गई थी, मेहंदी ख्वाजा। रागड़ों की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1519 में, और ये मोहम्मद खिलजी सेकंड के तहत मालवा के थे, मोहम्मद खिलजी सेकंड। तो कालक्रम पूछा तो क्या हो जाएगा? देखो खतौली दो, ऑप्शन नंबर 2 1 पर, 3 2 पर और 1 1 पर, तो 2 3 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये पूछा जाता है क्रम, संगा के चारों युद्धों का क्रम पूछा जाता है। खतौली हो गया, खतौली 1517 में होता। खतौली के बाद में क्या होता होगा? बंडी का। बंडिया कब होता है आपका? 1518 में। संगा थे, संगा के खिलाफ कौन थे आपके? मियाँ मखन, इब्राहिम लोधी के सेनापति थे मियाँ मखन। और फिर 19 में आपका गगरोन का हो गया, 27 में मेहंदी ख्वाजा के साथ हो गया, और फिर लास्ट में हो गया आपका खानवा का। तो खानवा का हमने अभी देखा है, कब हुआ था आपका? 17 मार्च 1527 को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या आया था आपका। 32 था आपका, बीकानेर के शासक राज सिंह की संबंधियों खतरों पर विचार करना है। राज सिंह 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में शामिल हुई, ये आपका सत्य कथन है। 1570 में जो दरबार लगा था उसमें इनके पिताजी कल्याण सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और इसी के साथ राय सिंह अकबर की सेना में शामिल हो गए थे। अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया, ये भी सत्य कथन है। जब उनका उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था तब इन्होंने राय सिंह की नियुक्ति कहाँ कर दी? जोधपुर कर दी प्रशासक के रूप में। राय सिंह मुगल शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे, ये भी आपका सत्य कथन है। तो आपको सत्य कथन पूछा था, सत्य कथन क्या हो जाएंगे? 1 2 3 हो जाएंगे। 2 बार नियुक्त किया था जोधपुर प्रशासक, 1581 से 83 भी में भी नियुक्त किया था राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका। चंद्रसेन को नियंत्रित करने हेतु 1575 में अकबर ने किसके नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, जला खां के नेतृत्व में, या राज सिंह के नेतृत्व में, या मान सिंह के नेतृत्व में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 1575 में जला खां के नेतृत्व में भेजी थी सेना, ठीक है। लेकिन जलाल खां क्या हो गया था? मारे गए थे, ये मारा गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया? अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में भेजी बाद में,
के नेतृत्व में सेना भेजी और 1575 में उन्होंने शाहबाज खान की सिर के लिए आपके सियाना पर अधिकार कर लिया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका। 34 आपका संतुलनकालीन शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद व बलबन का समकालीन जालोर शासक कौन था? चाचंग देव था। सामन सिंह कन्नर देव के पिताजी थे। कन्नर देव किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय था। दीन खिलजी। और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर से छीन लिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या आपका। 35 दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिरजाबाद रखा। उक्त संदर्भ में खिरजाबाद नाम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो पूर्व ताम्रपत्र से होता है, चिरवा लेख से होता है, या दाईबाई पीर दरगाह लेख से होता है, या कीर्ति स्तंभ लेख से होता है? तो ये किससे होता है? ऑप्शन नंबर 3 आपकी दाईबी पीर दरगाह लेख से होता है। ये आपको 1325 ईस्वी का लेख है। ये मिला था आपको चित्तौड़ के अंदर। इसमें उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अधिकार कर उसका नाम खिरजाबाद रख दिया। तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कब किया था? आपका 1303 ईस्वी में। कीर्ति स्तंभ कुंभा काल में लिखी गई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका। हमीरदेव चौहान रणथंभौर की थे। हमीरदेव चौहान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना। इसने 1291 में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल किया। यस किया। और उन्होंने ये कहा था कि मैं इस जैसे दौर को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इसने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोह को शरण दी। यस केबरू और मोहम्मद शाह को शरण दी थी। ये भी आपका सत्य कथन। किन किन को? केबरू व मोहम्मद शाह। हमीर की पत्नी रंगदेवी ने नेतृत्व में राजस्थान का पहला जरगा हो गया। यह भी आपका सत्य कथन है। कब किया? 1301 ईस्वी में। हमीर के विरुद्ध खिलजी सेना के नेतृत्व केबरू को तो शरण दी थी, इन्होंने नहीं किया। तो असत्य पूछा तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो इसके सेनापति कौन थे फिर? अलादीन के सेनापति कौन कौन आए थे आपके? उलंग खां, नुसरत खां और अल्प खां, तीनों आए थे। नुसरत खां जो जाहिद दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जैन दुर्ग, इसमें दया करते इसमें मारा गया था। और प्रशासन फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किसको नियुक्त किया? उलंग खां को नियुक्त किया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका। निम्न में से किन अवशेषों का संबंध बेराट सभ्यता से नहीं है? अभी बेराट हमने पढ़ी है। 1937-37 में दयाराम सैनी ने इसकी खोज की थी। 37 में कैप्टन बट को एक बौद्ध स्तंभ भी मिला था। स्वर्ण मंजूषा यहाँ से मिली है। चांदी की पंच मुद्राएं मार्ग मुद्राएं भी यहाँ पर मिली है। तांबे की हिरण प्रतिमा कालीमंगा से संबंधित है। तो सही कोट आपका 1 और 2 है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सॉरी सही नहीं पूछा था, असभ्यता से संबंधित नहीं ये पूछा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 है जो बेराट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपका। गणेशर सभ्यता को निम्न किस नाम से नहीं जाना जाता है? जो गणेशर सभ्यता है 1977 में आर.सी. अग्रवाल ने खोज की थी इसकी। भारतीय ताम्र युगीन सभ्यता को जननी भी कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। धूलकोट को नहीं खाता। तो धूलकोट किसको कहा जाता है? आपकी आर्य सभ्यता को कहा जाता है। आर्य सभ्यता जो धूलकोट नामक एक टिल्ला है उसके नीचे दबी हुई मिली थी आर्य सभ्यता, इसलिए धूलकोट किसको कहा जाता है? आर्य सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका। किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय को वेरीगट कहा गया? तो वेरीगट की उपाधि थी वो किसने दी थी? आपकी जयानक ने दी थी, कवि जयानक। और जयानक की रचना क्या आपके? पृथ्वीराज विजय। इन्होंने विग्रह चतुर्थ को कौन सी उपाधि दी थी? विग्रह चतुर्थ कवि बांधव की उपाधि दी थी। कवि बांधव। ललित विग्रह सोमदेव की है। हमीर राजस्व की रचनाकार कौन है? आपके सारंगधर है। सारंगधर। और कुमार राजस्व के रचयिता कौन है? आपके दलपति विजय। क्वेश्चन नंबर 40 क्या आया था आपका? क्वेश्चन नंबर 40 आएगा था विराट चतुर्थ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कूट का चयन करना है हमें।
यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक था। दिल्ली शिवालिक का लेख पर इन्होंने लेख भी लिखवाया था, ये तो प्रथम शासक तो ये था। इसने मलेच्छों का दमन कर आर्यवत को आर्य भूमि में बदला, ये भी आपका सत्य कथन है। वीरराज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई, यह कंटाभरण के नाम से जानी जाती है, ये भी आपका सत्य कथन है। वीरराज गढ़वाल शासक विजय चंद्र से पराजित नहीं हुआ, विजय हुआ था, विजय हुआ था, ये चौथा गलत हो जाएगा। तो सत्य कथन पूछा तो 1 2 3 सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 40 में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 क्या आपका, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा विजय के पश्चात किसे महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था? कदमबास, पुंजन राय, मोहन कमल या गोविंद राय? तो किसको कहता है? पुंजन राय को। महोबा का युद्ध पृथ्वीराज विजय ने कब लड़ा था तृतीय ने? वो लड़ा था आपका 1182 में, ठीक है। और चंदेल शासक कौन था उस समय महोबा का? चंदेल शासक था आपका परमार्दी देव, परमार्दी देव थे, इन्हें पराजित करे और पुंजन राय को यहाँ का प्रशासन नियुक्त किया था। इस युद्ध में जो चंदेल सेनापति थे 2, अला व उद्दल मारे गए थे, अला व उद्दल मारे गए। कदमबास और भूमि कमल है, ये प्रारंभिक सेनापति थे पृथ्वीराज तृतीय के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया था आपको? क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था, अरब यात्री अलम मसूदी किस गुजर प्रत्यार शासक काल में भारत आया था? तो अलम मसूदी है वो आपके महिपाल प्रथम के काल में आया था, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अलम मसूदी है इसने गुजर जो प्रत्यार है तो उनको क्या कहकर पुकारा है? अल गुजर कहकर पुकारा है। और जो राजा है उसको क्या कहकर पुकारा है इन्होंने? बोरा। सुलेमान किसके काल में आया था? सुलेमान आया था आपके महीरभोजी काल में, ठीक है। महिपाल प्रथम का दरबारी कवि कौन था? राजशेखर। वो महेंद्रपाल प्रथम का भी था ये, ठीक है। दोनों का एक ही तक दरबारी कवि राजशेखर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया था आपका, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त साक्ष्यों में सम्मिलित है। देखो जोते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले, टोटीदार पहले भी कालीबंगा से मिले, रोमन एम्पोरा कालीबंगा से नहीं मिले, खिलौना के खिलाड़ी भी खेल काटे भी कालीबंगा से मिली है, उनको 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, ये भी खास मिली कालीबंगा से मिली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 5, 1 3 4 5 कौन से? ऑप्शन नंबर 4। रोमन एम्पोरा का संबंध किससे? आपके आर्ट से संबंधित है। रोमन सिक्के कहाँ से मिले? आपके आर्ट से मिले। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब दिया था? तो मानसिंह को अकबर ने 7000 जात व 6000 सवार का मनसब किस वर्ष प्रदान किया गया था? आपका 1599 में, 1601 में, 1603 में, 1605 में। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1605 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 45 क्या पूछा गया था आपका? 45 आपका 17वीं शताब्दी में सिसोदिया व राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप नहीं थे, राणा सांगा नहीं थे, महाराणा राज सिंह थे। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। राठौड़ गठबंधन संशोधन है जो आपके महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बीच हुआ था। किसको लेकर? अजीत सिंह को लेकर। अजीत सिंह को छुड़ा के लाते औरंगजेब से दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित सभ्यता उनके खोजकर्ता में सही सुमिलित नहीं है। सही सुमिलित नहीं ये पूछा है। सभ्यता स्थल दे रखा है, खोजकर्ता दे रखा है। कालीबंगा की अमलानंद घोष ने 1952 में की थी, आपका सत्य कथन है। आर्ट की अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 की थी, ये भी सत्य कथन है। गणेश्वर की आर्च अग्रवाल रतन चंद्र अग्रवाल ने 1997 की थी, ये भी सत्य कथन है। बेराट की बीबीलाल ने की, बेराट किसने की थी? आपकी दयाराम साहनी ने, अभी बताया था हमने 1936 से 39 में। तो बीबीलाल का संबंध किससे है? बीबीलाल जो ब्रजवासी लाल है, पूरा नाम क्या है इनका? ब्रजवासी लाल। तो ब्रजवासी लाल का संबंध किससे है? फिर इनका संबंध है कालीबंगा से। और कालीबंगा का इन्होंने उत्खनन कब किया था? 1961 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सभ्यता स्थल आर्ट से संबंधित है? देखो बालाथल भी आर्ट से संबंधित है, बनास संस्कृति के अंतर्गत आता है। पचमत्ता भी है, उज्जैना भी बनास से संबंधित है। भीम डोंगरी आपके बेराट से संबंधित है, बेराट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका,
मानसिंह कच्छा हुआ के संबंध में अधोलेखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मानसिंह कच्छा हुआ है उसके संबंध में अधोलेखित कथनों पर हमें विचार करना है। अकबर ने 1580 में मानसिंह को सिंध प्रदेश का स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त किया। तो सिंध का स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त किया था 1580 में, आपका सत्य कथन है। बंगाल की सूबेदारी के दौरान मानसिंह ने अफगान विद्रोहियों ईसा खां व सुलेमान का दमन किया, ये भी आपका सत्य कथन है। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मानसिंह ने सलीम का सहयोग किया, ये गलत कथन है। तो उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? 1 और 2 सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपका? आचार्य जिनसेन सूरी, देखो जिनसेन सूरीकृत आंसर हो जाएगा। जिनसेन सूरीकृत कौन सा? आपके हरीश पुराण। जिनसेन सूरी ने कौन सी लिखी थी? हरिवंश पुराण ने लिखी थी। और दरबार के किसके थे? वत्सराज के। 3 क्वेश्चन आ गए इसके अंदर। को शासक बताया? जालोर का, अवंती का, कन्नौज का या बेनीवाल का? तो किसका बताया आपका? अवंती का। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ गया। अवंती को क्या बोलते थे उस टाइम? उज्जैन। इस टाइम का उज्जैन है, उसको अवंती बोलते थे उस टाइम। और जालोर का किसने बताया? जालोर का शासक बताया आपको कुवलमला। इसके लेखक कौन थे आपके? उद्योतन सूरी। ठीक है। 18 भाषा लिखी गई है, जिसमें पहली भाषा का फर्स्ट टाइम मरु भाषा का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या आपका? प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम है के समय निम्न में से असत्य कथन को है। महेंद्रपाल प्रथम है, उसके बारे में असत्य कथन बताना निम्न कथनों में से। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को सफल कला निलय की उपाधि दी, ये आपका सत्य कथन है। सकल कला निलय की उपाधि किसने दी थी? राजशेखर ने दी थी महेंद्रपाल प्रथम को। अभिलेखों में महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि परम भट्टारक के महाराजे राज परमेश्वर प्राप्त होती है, ये भी आपका सत्य कथन है। बीएन पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा, यह भी आपका सत्य कथन है और इम्पोर्टेंट भी है। किलहौन ने महेंद्रपाल प्रथम की तुलना भावभूति व कालिदास से की। किलहौन ने जो महेंद्रपाल प्रथम की तुलना भावभूति व कालिदास से नहीं की। किलहौन ने किसकी तुलना की? आपकी विग्रहराज चतुर्थ थे, चौहान शासक। इसकी तुलना किससे की है? भावभूति व कालिदास से की है। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 21 के तहत, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कब जोड़ा गया था? आपका 86 संविधान संशोधन के द्वारा। पीएम कौन थे आपके? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52। आरटीई अधिनियम के तहत निम्न में से को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना तो अध्याय 4 है। अध्याय 4 का संबंध किससे था? आपका विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। तो विद्यालय शिक्षकों के उत्तरदायित्व कौन से? ऑप्शन नंबर 3 में है। अध्याय 2 का संबंध किससे था? अध्याय 2 का संबंध था आपका निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 से। अध्याय 6 का क्या है? अध्याय 6 में था बालकों के अधिकार का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 4। अध्याय 3 में क्या था? अध्याय 3 में था समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार व माता पिता का कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका? आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्य कथन है। यह अधिनियम मदरसों व वैदिक पाठशालाओं पर लागू होगा? नहीं। यह अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम तो होने के दिन से लागू होगा? नहीं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन रहते हुए यह अधिनियम लागू हो। कौन से तहत के तहत? अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका? आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत वर्ष 2012 के लिए किए गए संशोधन के तहत किन बालकों को घर आधारित शिक्षा चुनने का अधिकार प्रदान किया गया? भावग्रस्त व दुर्बल समूह के बालक नहीं। बहु निःशक्तता व गंभीर निःशक्तता वाले बालक, अनाथ व निःशक्त बालक या निःशक्त व अभावग्रस्त बालक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बहु निःशक्तता व गंभीर निःशक्तता वाले बालकों को 2012 में आधारित शिक्षा चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 55 क्या है आपका? आरटीई अधिनियम 2009 के में धारा 7 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार का है? केवल केंद्र सरकार का है ये उत्तरदायित्व। कौन सा आपका? आरटीई अधिनियम लागू करने के लिए आवश्यक पूंजी व आवर्ती खर्चे व आकलन करना, यह भी केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना, यह भी केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानकों का विकास करना, यह भी केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों के संदर्भ में सही कथनों को पहचानना है हमें। प्रवासी परिवारों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, यह भी है। शैक्षिक कैलेंडर तैयार करना, यह भी है। अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर 18 वर्ष तक की आयु का समस्त बालकों का रिकॉर्ड रखना, यह गलत कथन है। 18 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्ष के बालकों की आयु व समस्त बालकों का रिकॉर्ड रखना, 14 वर्ष तक के बालकों का।
तो 18 1 23 का गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा 56 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या आपका, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालय में कुल क्षमता की 25% सीट पर किन बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया गया? असुविधाग्रस्त बालक, असक्षम बालक, विशेष पिछड़ा वर्ग बालक या दुर्बल वर्ग बालक। 57 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए तो असुविधाग्रस्त बालक और ये क्या हो जाएगा आपका दुर्बल वर्ग का बालक, ए और डी, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या दे रखा था आपका, आरटीए अधिनियम 2009 संशोधन 2019 की धारा 16 के तहत प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में किन कक्षाओं की नियमित कक्षा ली जाएगी? 5 और कक्षा 8। तो आंसर देखो 5 और 8 कौन सी में, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 18 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय में स्थापित नहीं किया जा सकता मान्यता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या दे रखा था आपका, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी अधिकारी कौन सा है? NCERT, SIEMAT, SNIEPA, NCTE। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 NCTE। और इसको कब किया गया था? 23 अगस्त 2010 को शैक्षिक प्राधिकारी नियुक्त कब किया गया था इसको? 23 अगस्त 2010 को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या था आपका, सही सम्मिलित करना है। छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में है, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया धारा 29 में है, विद्यालय विकास योजना धारा 22 में है, प्रवेश के लिए आयु सबूत धारा 14 के अंदर है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 62 क्या दे रखा था आपका, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम के संबंध में उल्लिखित दिशा निर्देश नहीं है। जो बालक में ज्ञान, अंतःशक्ति व योग्यता निर्माण हो, ये उल्लेख है। खोज, प्रकटीकरण व गतिविधि आधारित शिक्षण हो, ये भी आपका उल्लेख है। बालक को शारीरिक व मानसिक विकास का अधिकतम अवसर प्राप्त हो, ये भी है। पाठ्यक्रम में स्थानीय तत्वों को शामिल करें, ये नहीं है। तो नहीं है पूछा था, तो आंसर क्या जगह ऑप्शन नंबर 4 62 में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का, राज्य सलाहकार परिषद का, राष्ट्रीय अथवा राज्य सलाहकार परिषद का, या राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण आयोग का। तो 63 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय तथा अथवा राज्य बाल संरक्षण आयोग का, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 क्या है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के छोटे विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। जो छोटे विद्यार्थी हैं इनके लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी शिक्षकों की संख्या। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 65 क्या है आपका, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए एक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने होंगे? 800 होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका 800 घंटे होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो गए। अयाध्य संधि का उदाहरण है, तो अयाध्य संधि का उदाहरण कौन सा आपका? पावक है, यशोगान है, स्वागत है, या प्रत्यय है। तो आंसर क्या जगह होगा? ऑप्शन नंबर 1 पावक। क्या होगा? पोधन अक बनता है, पोधन अका क्या बन जाएगा? यहाँ से आव बन जाएगा, ओ प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा? आव। तो क्या बन जाएगा इसका? पावक। गंगाधन उर्मी में कौन सी संधि है? तो गंगा और उर्मी है, इसमें कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो गंगा तथा उर्मी है, उसमें कौन सी संधि है आपकी? ये क्वेश्चन था 67वां क्वेश्चन। तो गंगा प्लस उर्मी क्या बनता है आपका? गंगोर्मी बनता है, गंगोर्मी। तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? गुण संधि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68, मैत्रेयी शब्द का सही संधि विच्छेद है। जो मैत्रेयी है उसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? मतधन एके, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। मतधन एके का क्या बनता है आपका? मैत्रेयी हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है आपका? मनोज शब्द का सही संधि विच्छेद है। जो मनोज है उसका संधि विच्छेद क्या होता है आपका? मनयधन जय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 क्या आपका? जगदम्बा में कौन सी संधि है? जगत धन अम्बा। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है आपका? जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा होता है। तो तय तय आ गया, स्वर आ गया, तो क्या बन जाता है आपका? दय।
तीसरा अक्षर में चला जाता है तो कौन सी संधि होती है आपकी? व्यंजन संधि हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, रविधन इंद्र, तो रविंद्र क्या होता है आपका? रविंद्र बनेगा, रविधन इंद्र क्या बनेगा आपका? रविंद्र बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। और कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है आपका? 72 था आपका ऋग्वेद का संबंध, ऋग्वेद शब्द सही संधि विच्छेद है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होता है आपका? ऋक धन वेद। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 72 में। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? मिष्टात्तर। आंसर क्या दे रखा था आपका? मिष्टात्तर दे रखा था, ठीक है, मिष्टात्तर। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मिष्ट धन अत्तर, दीर्घ संधि होगी इसमें, मिष्ट धन अत्तर, अत्तर। तो क्या हो जाएगा? मिष्टात्तर। कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ संधि होगी मिष्टात्तर में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या आपका? उद्धर्थ का सही संधि विच्छेद कौन? उद्धर्थ का सही संधि विच्छेद बताना हमें। तो क्या होता है उसका सही संधि विच्छेद आपका? उद्धन हर्थ। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अतः एव कौन सी संधि आपकी? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। तो क्या बन जाएगा? अतः एव का क्या बनता है आपका? अतएव बनता है, अतएव बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपके फर्स्ट टेस्ट के 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। समझ में आया होगा आपको? सही नहीं दिखे तो अब देख लो, किसी को साफ नहीं दिखे तो अब ये साफ दिख रहे हैं बिल्कुल। तो ये आपके पहले मैंने एक फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट एनालिसिस हमने किया है। अच्छा समझाने की कोशिश की है और समझ में आया होगा। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। सब मिलकर पढ़ेंगे, सबको सिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।